बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और आपका लाइट ऑफ स्त्री नामक चैनल पर स्वागत है। कल कुछ बच्चों का पेट का एग्जाम है, कुछ बच्चों का परसों है, तो कल के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 31 जुलाई को लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं, मैं करंट का वर्णन यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए हैं उससे जितने भी अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं आंसर उसके, वो मैं आप सबके समक्ष डिस्कस करता हूँ। कृपया वीडियो को पूरा देखिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के उपरांत बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करिए। और ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना है जिनका कल और परसों एग्जाम है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आया था पेट में वो ध्यान से देखिए, सॉरी लेखपाल में जो 31 जुलाई को एग्जाम हुआ था, हो सकता है उससे 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट रख दिए जाए कल के पेट के पेपर में। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। 1942 में जब, ये आप देख सकते हैं, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड वेलिंगटन और लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, तो आंसर होगा इसका लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। कारण क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन की ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, ये 8 अगस्त से 9 अगस्त के बीच 1942 ईस्वी में आरंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 8 से 9 अगस्त को, 8-9 अगस्त के बीच में 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इसकी घोषणा की गई और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ हो गया था। तब उस समय भारत का जो वायसराय कौन था? भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो उस समय भारत का वायसराय था, लॉर्ड लिनलिथगो। क्योंकि लिनलिथगो 1934 से लेके 1943 तक भारत का वायसराय रहा है। 1934 से लेके 1943 तक ये भारत का वायसराय रहा है। तो 1934 से लेके 1943 तक जितनी भी घटना घटी हैं वो सब लॉर्ड लिनलिथगो के ही शासनकाल में आएंगी। क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को इसकी घोषणा की गई थी, तो ये क्वेश्चन आया था, तो उसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा लिनलिथगो। लिनलिथगो, याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था, यह पेट के सेकंड शिफ्ट में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। गांधी जी का नारा क्या था? करो या मरो। तो क्वेश्चन काफी आता है, पिछली बार भी पूछा गया था पेट के सेकंड शिफ्ट में कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी। करो और मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो, डू और डाई, गांधी जी ने ये नारा दिया था। पिछली बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो याद रखिए करो या मरो का गांधी जी ने। और उसी बीच लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था कि मरो नहीं मारो। ये इतना फेमस स्लोगन नहीं है फिलहाल, मरो नहीं मारो, फिलहाल फेमस इसका जो स्लोगन है वो गांधी जी का करो या मरो कब दिया था? 1942 ईस्वी में। याद रखिए 1934 से 1943 ईस्वी तक लॉर्ड लिनलिथगो भारत का क्या रहा है? भारत का वायसराय रहा है। उसी बीच भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट आरंभ हुआ था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट जब आरंभ हुआ तो याद रखिए भारत छोड़ो आंदोलन जब आरंभ हुआ था तब गांधी जी को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था। उस जेल का नाम पूछ देते हैं, याद रखिए। जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था तब गांधी जी को किस जेल में अंग्रेजों ने बंद कर दिया था? यरवदा जेल। जेल का क्या नाम है? यरवदा जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को अंग्रेजों ने किस जेल में नजरबंद कर दिया था? यरवदा जेल। यरवदा जेल जो कि कहाँ है? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में, पता है आपको। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, जब बात आ गई तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत स्वतंत्र हुआ था तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? मतलब 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस और आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट कि जब भारत
आजाद हुआ था, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। याद रखिए कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, याद रखिए। और उस समय वायसराय कौन था कांग्रेस? उस समय वायसराय कौन था? जब भारत आजाद हुआ था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, चूंकि आपको पता भी है लॉर्ड माउंटबेटन। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत आजाद हुआ था? जेबी कृपलानी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। व्हेन क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन 1942 द वायसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड लिनलिथगो। दूसरा क्वेश्चन है बीसी राय पुरस्कार। बीसी राय मतलब क्या है? विधान चंद्र राय। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसी क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन बताए जा सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? तो वायसराय, हमने बता दिया लिनलिथगो। इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आपको पता भी होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वायसराय, पहला भारतीय। लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय तो नहीं थे, लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, क्योंकि हमने आपको बताया था जब गांधी जी ने दांडी मार्च यहाँ पे आरंभ किया था गुजरात के साबरमती से, तब वही आंदोलन सी राजगोपालाचारी में दक्षिण में आरंभ किया था। किसने? सी राजगोपालाचारी। तो नमक सत्याग्रह के द्वितीय व्यक्ति अगर आ जाए, पहले गांधी जी और द्वितीय व्यक्ति अगर आ जाते हैं तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय। अगर स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय आ जाए, केवल वायसराय, भारतीय शब्द ना लिखा हो तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय अगर आ जाते हैं तो भारतीय गवर्नर या वायसराय आ जाते हैं तो राजगोपालाचारी। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय मतलब विधान चंद्र राय पुरस्कार या बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो इसका आंसर है चिकित्सा। ऑप्शन था संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा या पर्यावरण। तो इसका आंसर डायरेक्ट होगा चिकित्सा। क्या आंसर होगा इसका? डायरेक्ट चिकित्सा। बीसी राय है कौन? विधान चंद्र राय कौन है? भारत में पहले पुरुष डॉक्टर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में पहले पुरुष डॉक्टर कौन है, अगर आता है तो विधान चंद्र राय कौन थे? भारत में पहले पुरुष डॉक्टर। और इन्हीं की याद में भारत में प्रतिवर्ष डॉक्टर दिवस भी मनाया जाता है। तो भारत में डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? भारत में डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? डॉक्टर दिवस भारत मनाया जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई 1862 ईस्वी में बीसी राय मतलब विधान चंद्र राय का जन्म हुआ था। तो और ऐसा भी है कि 1 जुलाई 1862 में इनका जन्म हुआ था और 1 जुलाई को ही ये एक्सपायर भी हुए थे। 1 जुलाई को ये एक्सपायर भी हुए थे विधान चंद्र राय। तो क्वेश्चन इन्हीं के नाम पे बीसी राय पुरस्कार दिया जाने लगा, क्योंकि भारत के पहले पुरुष डॉक्टर थे, काफी फेमस व्यक्ति थे। उस समय ब्रिटिश भारत नाम दिया जाता था। उस समय भारत डॉक्टर की डिग्री 1 या 1.5 लाख में 1 से 2 व्यक्ति ले पाते थे। तो उस समय काफी फेमस हुए बीसी राय। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन है, भारत की यहां बात कर रहे हैं, भारत के पहले पुरुष डॉक्टर विधान चंद्र राय, जिनकी याद में बीसी राय पुरस्कार दिया जाता। किस क्षेत्र में? चिकित्सा, क्योंकि ये डॉक्टर थे तो मेडिकल से इनका संबंध मेडिसिन संबंध हो गया। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन है, तो आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की थी। आनंदीबाई जोशी पहली महिला डॉक्टर और बीसी राय पहले पुरुष डॉक्टर। और बीसी राय की याद में ही अगर क्वेश्चन आ जाए किसकी याद में 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, तो बीसी राय, याद रखिए। और विधान चंद्र राय ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने थे।
विधानसभा पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां शुरू किया? ये आज से 3 दिन पहले डिस्कस भी किया था। महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह कहां शुरू किया? तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसमें दांडी समझें। बात हो रही है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां शुरू किया। वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह? वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द साल्ट? कहां से आरंभ किया? दांडी में तो खत्म किया था, लेकिन आरंभ कहां से किया था? तो मैंने आपको बताया था कहां से, साबरमती। साबरमती कहां शुरू किया गया था? साबरमती। साबरमती नदी जो कि बिल्कुल अहमदाबाद के पास ही में है, ये अहमदाबाद गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, सब जानते हैं। तो याद रखिए महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह कहां शुरू किया? ऑप्शन है दांडी, सूरत, साबरमती, पवनार। तो इसका सही आंसर है साबरमती। क्वेश्चन आता खत्म कहां किया था? तो उसका आंसर है दांडी। दांडी एक गांव है गुजरात में ही, जो कि मैंने आपको बताया था। दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 शिष्यों साथ अहमदाबाद के पास साबरमती नदी से यह आंदोलन शुरू हुआ था और 24 दिन तक पैदल यात्रा की थी गांधी जी ने अपने 78 शिष्यों तक। कितनी? 385 किलोमीटर की। कहां तक गए थे? दांडी नामक गांव तक। दांडी गांव कहां? ये भी गुजरात में है। 385 किलोमीटर की यात्रा की थी, जो कि फिर नमक हाथ में लेके उन्होंने और नमक बना के 1882 ईस्वी में जो नमक कानून अंग्रेजों ने बनाया था उसे तोड़ दिया था। 78 अनुयायी, 385 किलोमीटर की यात्रा। और कितनी यात्रा थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 24 दिन। 12 मार्च 1930 और जब यह आंदोलन खत्म किया था 6 अप्रैल 1930 को यह आंदोलन खत्म हुआ था, तो उसी दिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब से शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930। जिस दिन दांडी मार्च खत्म हुआ 6 अप्रैल 1930, उसी दिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, भी आरंभ हो गया था। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। तो इसी के दूसरे सदस्य कौन थे? मैंने आपको बताया नमक सत्याग्रह के दूसरे व्यक्ति कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने दक्षिण में यह काम किया जो गांधी जी ने यहां पे किया था, वो सी राजगोपालाचारी ने दक्षिण में किया था। क्वेश्चन अगर आ जाए नमक सत्याग्रह के दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो गांधी जी टिक नहीं करना है, तो टिक करना सी राजगोपालाचारी। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय भी थे। भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही है, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त की गई? द कस्टम ऑफ सती वाज एबॉलिश्ड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि 1829 से 1828-29 से लेकर लगभग 1837 ईस्वी तक क्या भारत के ये गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग किसके कहने पर इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया? इन्होंने एक कानून बनाया था। क्योंकि सत्ता उस समय किसके हाथ में थी? अंग्रेजों के हाथ में थी। तो कानून इन्होंने बनाया था, लेकिन किसके कहने बनाया? राजा राममोहन राय। सती प्रथा के बारे में आप सब जानते हैं, जब किसी महिला का हस्बैंड टाइट होता था तो उस महिला को भी जला दिया जाता था। ऐसा फंडल ऐसा बोलते हैं। फिलहाल वो मैटर ना होते हुए सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग समाप्त किया। किसके कहने पर? इसकी उद्घोषणा किसने की? इसकी पहल किसने की? राजा राममोहन राय। ऐसा माना जाता है जब राजा राममोहन राय 12 साल के थे, तब उनके जो भाई हैं वो एक्सपायर होते हैं, तब उनकी भाभी साहब जब यही प्रथा अपनाई जाती है, तब से वो ठान लेते हैं कि इस प्रथा को भारत से खत्म करना है, क्योंकि यह उचित नहीं है। तो सती प्रथा किसके द्वारा समाप्त किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को क्या किया? समाप्त किया 1829 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा समाप्त किया। डेट नहीं याद रखनी है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन और है लॉर्ड कर्जन। थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन किसने करवाया था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। और किसने करवाया था? उस समय कौन गवर्नर जनरल था भारत का? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी था? हु वाज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ बंगाल डिवाइडेशन? तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसका आंसर करना लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन
1899 से लेके 1905 ईस्वी तक क्या रहा, भारत का गवर्नर जनरल रहा था। इसने और भी 2-3 काम हुए, लेकिन इसका सबसे बड़ा काम जो था बंगाल विभाजन, यही बांग्लादेश इसका परिणाम है। बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम वाले भाग को इसने बांग्लादेश, जो कि आज वर्तमान में बोला जाता है। क्वेश्चन याद रखना है, बंगाल विभाजन, ज्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, केवल पॉइंट टू पॉइंट पेट में आएगा। बंगाल विभाजन के लिए उत्तराई को लॉर्ड कर्जन। अगर आ जाए रेलवे बोर्ड आयोग किसने बनवाया, ये भी लॉर्ड कर्जन ने बनवाया। और शिक्षा बोर्ड आयोग किसने बनवाया, शिक्षा बोर्ड आयोग, रेलवे बोर्ड आयोग और आपका बंगाल विभाजन, ये सब लॉर्ड कर्जन। लेकिन क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बंगाल विभाजन किसने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। इसका आंसर है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या इन सभी क्षेत्रों में। तो इसका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र पे ज्यादा निर्भर थी, क्योंकि उस समय कृषि पे लोग, आज भी अधिकतर आधे भारत में 70 करोड़ किसान है, आधे से ज्यादा लगभग 51% भारत में किसान है। उस समय तो लगभग बोलते हैं कि लगभग 70% पॉपुलेशन कृषि पे निर्भर थी। तो उस समय का इसमें आंसर क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि कृषि संबंधी ये जितने कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर थी, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में वे सब चीजें आती हैं, द्वितीय क्षेत्र में वे सब चीजें आती हैं जिसमें कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है, ये सब द्वितीय क्षेत्र में, जैसे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। तृतीय क्षेत्र में बैंक, बीमा, ट्रांसपोर्ट, ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस पर निर्भर थी, प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र में ही आती है। तो इसका आंसर प्राथमिक क्षेत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस में, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद किसमें दिए गए हैं, ऑप्शन है 36 से 51, 30 से 39, 42, 56 या 28 से 48। तो अगर हम भारत का संविधान देखते हैं, भारत का संविधान अगर हम लोग देखते हैं, भारत का संविधान देखते हैं तो उसका अगर भाग 4 पढ़ते हैं, भाग 4 में 36 से 51 तक, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व में ही पंचायती राज भी शामिल। अगर आ जाए पंचायती राज की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 40। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज, ये पेट के सेकंड स्टेप में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में, 40। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और आ सकता है, इस बार आ सकता है कि भारत में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। भारत में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी किया गया अनुच्छेद 45 में। तो याद रखिए, पंचायती राज अनुच्छेद 40 और निःशुल्क शिक्षा बच्चों के लिए, कितने साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। इसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देते हैं। भारत में 86वां संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संशोधन संविधान में कब हुआ, 2002 में। इसमें यह प्रावधान लाया गया कि भारत में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क सुविधा होगी। कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया, अनुच्छेद 45 में। क्वेश्चन आएगा भारत में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 45, और पंचायती राज 40, और नीति निर्देशक तत्व भारत में कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, कृषि। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। एक इकोनॉमिक ऑफ उत्तर प्रदेश इज बेस्ड ऑन कृषि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, और भारत की भी अधिकतम अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। तो इसका आंसर था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। जनजाति तमाम होती हैं पूरे भारत में, कहते हैं 550 से अधिक प्रकार की जनजाति पूरे भारत में पाई जाती हैं। जैसे गोंड हो गई, थारू हो गई, भोटिया हो गई, गद्दी हो गई, उसके राजदौरी हो गई, सेंटिनल हो गई, भील हो गई,
संथाल हो गई, लेकिन यहां बात हो रही है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में तमाम जनजाति हैं, थारू, भोटिया, जौनसारी, गद्दी, राजी, लेकिन इसमें पूछा इनमें सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू। ऑप्शन था अगरिया, थारू, बुक्सा, बैगा, तो इसका आंसर थारू। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू। कौन सी है, थारू। थारू कहां पाई जाती है, देखा जाए उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जो बिहार से बिल्कुल सटा हुआ है उसी के कुछ भाग में थारू अधिक पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपावली में ये दीपावली का पर्व ये शोक के रूप में बनाते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में बनाती है, तो थारू। और थारू फिलहाल याद रखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, थारू, जो दीपावली को शोक के पर्व पर बनाती है। क्वेश्चन अगर ये आ जाए, चूंकि भारत में 550 प्रकार की जनजाति हैं, तो अगर आ जाए ये तो उत्तर प्रदेश में आ गई, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू। अगर आ जाए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आ जाएगी गोंड। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड। और गोंड पाई कहां जाती है, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू और पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो कि सबसे ज्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा पाई जाती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला था। उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों के साथ मिलती है, कितने राज्यों के साथ मिलती है, तो इसका आंसर वैसे था 8। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ मिलती है, 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा मिलती है। इसमें आपका राजस्थान भी शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है, झारखंड शामिल है, बिहार शामिल है, उसके छत्तीसगढ़ शामिल है, उसके हिमाचल प्रदेश शामिल है, ये सब उत्तर प्रदेश से शामिल हैं। कुल मिला के 8 राज्य, लेकिन इसमें ऑप्शन 6, 8, 9, 11 था। राज्य पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, देखा जाए अगर पूरा डिटेल पढ़ते हैं, मैप देखेंगे तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। वैसे अगर देखा जाए क्वेश्चन होता उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा मिलाता है। अगर क्वेश्चन ये होता तो आंसर होता है इसका 9, क्योंकि तब दिल्ली भी शामिल हो जाता, लेकिन दिल्ली भारत का राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिए। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। ये तो यहाँ राज्यों की बात हो रही, कितने राज्य से मिलाता है, 8। अगर होता कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश, दोनों अगर इस बार पूछ दें तो ऑप्शन होगा 9। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से अपनी सीमा मिलाता है, 8। और जब पूछे राज्य केंद्र शासित दोनों, तो दिल्ली को जोड़ के आ जाएगा आंसर 9। लेकिन इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर 9 डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। देखिए मंदिरों के बारे में आ गए तो थोड़ा पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर, तो वाराणसी। सीधा आंसर है काशी, वाराणसी। पता है सब आप लोगों को। उत्तर प्रदेश में 4 ऑप्शन है, वाराणसी, लखनऊ, बाराबंकी, भोपाल। तो उत्तर प्रदेश में किसे मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, वाराणसी। मंदिरों का शहर किसे बोला जाता है, वाराणसी। मंदिरों का शहर किसे बोला जाता है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का मंदिरों का शहर है वाराणसी। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, तो आंसर होगा कंबोडिया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, याद रखिए। यह क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर वाराणसी है। अगर आ जाए दुनिया में मंदिरों का देश कौन सा है, मंदिरों का देश कौन सा है, थाईलैंड। उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर आ गया वाराणसी, क्योंकि सब जानते हैं। अगर आ जाए कि किस देश को मंदिरों का शहर बोलते हैं, देश को मंदिरों का शहर बोलते हैं, थाईलैंड को। अगर आ जाए लेकिन सबसे बड़ा मंदिर कहां है, सबसे बड़ा हिंदू मंदिर या सबसे बड़ा मंदिर कहां है, अगर आ जाए तो कंबोडिया आंसर होगा इसका। कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर है, उसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर। क्या नाम है, अंकोर वाट। देख लीजिए अंकोर वाट सबसे बड़ा मंदिर कहां है, कंबोडिया में। नाम क्या है, अंकोर वाट। ये एक विष्णु मंदिर था,
ये एक विष्णु मंदिर था, अब शायद ये कन्वर्ट होके बौद्ध में कन्वर्ट हो गया है, बौद्ध में कन्वर्ट हो गया है। फिलहाल क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर क्या है, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन भूगोल का है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर जोड़ता है, तो इसका ऑप्शन होगा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य इसका डायरेक्ट आंसर है। यहां तो आंसर हो गया, याद रखिए भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है, तो आंसर था इसमें जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। ये क्या है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन सा जल डमरू मध्य, ध्यान से सुनिए, कौन सा जल डमरू मध्य यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। क्वेश्चन सुनिए, अगर आ जाता है कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, यहां जोड़ने की बात हो रही है, तो आ जाएगा जिब्राल्टर। अगर आ जाए कौन सा जल डमरू मध्य यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, अलग करने की बात आ रही है, तो उसका आंसर होगा जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। आपकी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं, याद रखिए पिछली बार लेखपाल में पूछा गया कौन जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, तो जिब्राल्टर हो जाएगा। अगर आ जाए कौन सा जल डमरू मध्य यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो भी आंसर होगा कौन सा, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो आपको याद रखें, स्पेन जो कि यूरोप में है, मोरक्को जो कि अफ्रीका में है, इन दोनों की अलग करता है। जो कि स्पेन है यूरोप का और मोरक्को है अफ्रीका का, ये शायद उत्तरी अफ्रीका का देश है ये मोरक्को, जिसकी राजधानी क्या है, रबात। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं होगी, काफी लोगों ने सुना होगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मोरक्को की राजधानी रबात। स्पेन यूरोप का देश है, मोरक्को अफ्रीका का देश है, तो यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन सी जल डमरू मध्य करता है, तो जिब्राल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो ध्यान से देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सुभाष चंद्र, हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक, तो किसने बोला था ये, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। देश नायक या देश रत्न कुछ भी आ जाए, देश नायक आ जाए या देश रत्न आ जाए, कुछ भी आ जाए, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक या देश रत्न पिछली बार पूछा गया, देश नायक। अगर देश रत्न पूछ दे तो एक ही बात है, ये बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक या देश रत्न किसने बोला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब बोला था, जब 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव उन्होंने जीता था। कहां जीता था, हरिपुरा से। 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने जब हरिपुरा से चुनाव लड़ा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, और जब जीत भी लिया, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें बोला था देश नायक या देश रत्न। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा बोला था। क्वेश्चन अगर आ जाए कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने बोला, यह क्वेश्चन आ सकता है इस बार कल के पेपर में या परसों के पेपर में, महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने बोला, यह भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जब हमने आपको बताया था गांधी जी का भारत में सबसे पहला आंदोलन कौन सा था, चंपारण बिहार का, 1917 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू किया था। जब यह आंदोलन सक्सेस हो गया था, अंग्रेजों को झुकना पड़ा था किसानों के आगे, तब महात्मा गांधी को, महात्मा के उपाधि पहले गांधी जी के नाम से केवल प्रसिद्ध थे, लेकिन 1917 में चंपारण के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा नाम इनके आगे जोड़ दिया। तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था, सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक या देश रत्न किसे बोला था, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने बोला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने बोला था, एडोल्फ हिटलर ने 1944 ईस्वी के आसपास, 43 से 44 ईस्वी के पास इन्होंने क्या बोला था, याद रखिए। सुभाष चंद्र बोस को
नेताजी की उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी नाम लगाते हैं सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, नोट जरूर कर लीजिए या 2 से 3 बार वीडियो को सुन लीजिए, जो भी आपको उचित लगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला? तो ये बोला था 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को महात्मा बोला रविन्द्रनाथ टैगोर ने, लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने। ये आजाद हिंद फौज की जब स्थापना उन्होंने सिंगापुर में की थी, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आजाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने कहाँ की थी? सिंगापुर में 1943 ईस्वी में। तब इन्होंने बोला था, रेडियो पे बोलते हुए उन्होंने बोला था कि देश की आजादी के लिए युद्ध आरंभ हो चुका है, राष्ट्रपिता जी हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। तो महात्मा गांधी के सब प्रशंसक थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला? सबसे पहले किसने बोला? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने बोला? एडोल्फ हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक या देश रत्न किसने बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखिए। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इतना सबके साथ कर दिया, अब रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला? ऐसे तो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे डिटो कहीं ना कहीं पूछा अवश्य जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला था गुरुदेव, जब इन्होंने नारी का चित्र बनाया था। ये फिलहाल चर्चा नहीं करते हैं। फिलहाल रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो नाम लगाते हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव जो देने वाले हैं, वो है गुरुदेव नाम महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री किसने बोला? महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री किसने बोला? कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत को विभाजित नहीं होने दे रहा है। ये किसने बोला था? लॉर्ड माउंटबेटन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री बोला था। एक व्यक्ति ऐसा है जो भारत के लिए बाउंड्री बन के खड़ा है, जो भारत के विभाजन नहीं होने दे रहा है, क्योंकि अंग्रेज हमेशा चाहते थे हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई करवाना, उनमें यूनिटी ना बनी रहे। तो याद रखिए, लेकिन गांधी जी कभी ऐसा नहीं चाहते थे। इन्होंने अंत तक प्रयास किया कि देश का बंटवारा ना हो, लेकिन ये करने में वो सक्षम नहीं हो सके। उसके बहुत से कारण हैं। तो याद रखिए, उन्होंने ये तक बोल दिया था कि भारत विभाजित अगर होगा तो मेरी लाश पर होगा। ये सब उन्होंने वर्ड बोले थे, लेकिन फाइनली जो होना था वो हुआ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, वन मैन बाउंड्री किसने बोला महात्मा गांधी को? लॉर्ड माउंटबेटन ने। उसके बाद महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने बोला? महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने बोला? विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला था? महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर। और महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसने बोला? जो राजनीति में बहुत कम जानकारी ये भी रखते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसने बोला? पॉलिटिकल चाइल्ड बोला था एनी बेसेंट ने। महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसने बोला? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने 3 दिन पहले बताया था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1917 ईस्वी में, जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष की बात कर रहा हूं केवल, तो वो बनी थी एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। नाम हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1917 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें एनी बेसेंट बनी थी। अब क्वेश्चन है, इसी के साथ जुड़ता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? क्योंकि एनी बेसेंट भारतीय तो थी नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो वो सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 ईस्वी में। कब बनी थी? 1925 ईस्वी में, जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजिनी नायडू। 1924 ईस्वी में
कहां पे बनी है? कानपुर में अधिवेशन हुआ था। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमने आपको बताया भी था 3-4 दिन पहले डिस्कस भी किया था कि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे, गांधी जी कांग्रेस के, याद रखिए क्वेश्चन याद रखिए, 1924 ईस्वी में एकमात्र अध्यक्षता गांधी जी ने इसकी की थी। 1924 जैसे दादा भाई नौरोजी 3 बार रहे, नेहरू जी 3 बार रहे, लेकिन इसी प्रकार गांधी जी भी एक बार रहे थे। गांधी जी 1924 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। यह अधिवेशन हुआ कहां था? ये क्वेश्चन आता है, कहां हुआ था? बेलगांव। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। क्वेश्चन अगर आ जाए किस अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन। ऑप्शन हो सकता है पूना, बेलगांव, कानपुर, कलकत्ता, तो हमें बेलगांव टिक करना है क्योंकि गांधी जी ने कांग्रेस की केवल एकमात्र अध्यक्षता की है, वो की 1924 ईस्वी में बेलगांव। बेलगांव कहां है आपका? कर्नाटक में, 1924 ईस्वी में, याद रखिए। कहते 1933 ईस्वी में बाद में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन वो अलग बात है। याद रखिए गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1924 ईस्वी में। कहां हुआ था अधिवेशन? बेलगांव में। क्वेश्चन बढ़िया है। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने बोला था? देश नायक बोला था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इसी टाइप से क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसने बोला? एनी बेसेंट। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने बोला? विंस्टन चर्चिल। और महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री किसने बोला? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, इस टाइप से क्वेश्चन। और स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद किसने बोला? स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद किसने बोला था? महाराजा खेतड़ी। महाराजा खेतड़ी। महाराजा खेतड़ी जी ने स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि दी थी। महाराजा खेतड़ी ने बोला था, ये महाराजा खेतड़ी ने बोला था। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता बोला और सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी एडोल्फ हिटलर ने बोला। इस टाइप से क्वेश्चन थोड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ जरूर लीजिए एक बार और वीडियो को 3 से 4 बार सुनिए जरूर। क्वेश्चन है, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया? अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन पोलो नाम किस रियासत के खिलाफ? क्योंकि जब आपको पता है जब भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ था, लगभग 564 रियासतें ऐसी थी जो या तो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, उनमें से कुछ अलग देश बनाना चाहती थी। याद रखिए भारत जब तब यही काम वल्लभ भाई पटेल ने किया था, तभी वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। आयरन मैन ऑफ इंडिया जो काम बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में किया था, वही काम वल्लभ भाई पटेल जी ने यहां किया है। वल्लभ भाई पटेल का नाम आ गया है, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ये भी क्वेश्चन देखिए, मैं बताना भूल गया, अचानक नाम आया तो मुझे कंठस्थ हो गया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बोलते हैं बारदोली की महिलाओं ने। कब? 1928 में। 1928 में वल्लभ भाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। 1928 में बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोल दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल तब से जाने लगे। तो याद रखिए। हाँ, तो ऑपरेशन पोलो, इसमें एक जो 564 रियासतें थी उसमें जूनागढ़, हैदराबाद, भोपाल, जम्मू कश्मीर तो आज भी फेमस है इसके लिए। ऐसे कुल 564 रियासतें थी जो या तो उनमें से कुछ पाकिस्तान में जाना चाहती थी या कुछ चाहती थी कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। तो हैदराबाद का जो अंतिम निजाम था उसने भारत में मिलने से मना कर दिया, भारत में आने से मना कर दिया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, जबकि मैप में हम लोग देखेंगे तो हैदराबाद और पाकिस्तान में जमीन आसमान का। हैदराबाद मैप में इस ओर है दक्षिण तरफ, जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद उधरी तरफ है। मालूम है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और पाकिस्तान कितना अंतर था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान में जाना चाहता था, जो कि संभव ही नहीं था। या तब जब वो नहीं माना, गांधी जी ने उसे समझाया, जब वो नहीं माना तो अंत में ऑपरेशन पोलो चलाया गया। वल्लभ भाई पटेल जी ने सेना भेजी, निजाम भाग खड़ा हुआ वहां से। तो याद रखिए निजाम वहां से
वापस लौटे, वहां चले गए, निजाम को झुकना पड़ा। तो क्वेश्चन है किस आंदोलन के तहत, किस ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को अलग कराया गया? ऑपरेशन पोलो। तो इसका क्वेश्चन है, आंसर होगा हैदराबाद। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया? हैदराबाद। इसी के साथ 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशन विजय कब चलाया गया? ऑपरेशन विजय कब चलाया गया? गोवा को आजाद कराने के लिए। अगर क्वेश्चन आ जाए किस राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया? ऑपरेशन विजय किसमें चला था? गोवा को जो आजाद कराया गया था। गोवा कब आजाद हुआ था? 19 दिसंबर 1961 में। आपको पता है, अब गोवा चूंकि अंग्रेज तो 1947 में ही चले गए थे, लेकिन गोवा पर पुर्तगालियों ने अपना अधीनस्थ कायम रखा था। लेकिन नेहरू जी की सरकार ने लगभग 43 से 44 हजार जो पुर्तगाली थे उन्हें बंदी बनाया, उन्हें भारत से भगाया और उन्हें भारत छोड़ने पे विवश किया। तो याद रखिए, ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को भारत में मिलाया गया। ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। क्योंकि आपको पता है कि पुर्तगाली ने सबसे पहले गोवा ही जीता था। मैंने थोड़ा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मैंने अभी डिस्कस किया था, 4 से 5 घंटे वीडियो बनाया था कि ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता किसने की? किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? इसका आंसर है भारत। मैंने आपको बताया था, ब्रिक्स बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। 2009 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग में। और इसमें सबसे नया सदस्य कौन जुड़ा है? साउथ अफ्रीका। पहले नाम था ब्रिक, 4 देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। लेकिन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया तो नाम पड़ गया साउथ अफ्रीका, एस से ब्रिक्स। ब्रिक 2023 की मेजबानी कौन करेगा? क्योंकि ब्रिक्स पहले इंडिया, फिर इंडिया के बाद आएगा सी चाइना, तो चाइना। ब्रिक 2023 की मेजबानी कौन करेगा? चाइना। ये मैंने आपको बताया था। अब 3-4 घंटे पहले का वीडियो एक बार देख लीजिए, उसमें सार, ब्रिक्स, G20, G7 सबके बारे में मैंने आपको बता दिया था। वो वीडियो में जरूर देख लीजिए एक बार। तो ब्रिक्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा? किसने की? भारत ने। क्वेश्चन है, बाफिन द्वीप किस देश में है? इसका आंसर है कनाडा। बाफिन द्वीप किस देश में है? कनाडा में। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। बाफिन द्वीप कहाँ है? कनाडा में। क्वेश्चन अगर आ गया तो ये भी जान लिखिए, 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2018 वाला रूस में हुआ था, 2022 वाला जो अभी होने को है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कल के लिए, कतर की राजधानी दोहा। मालूम है आपको? तो याद रखिए, 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर। और 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी 3 देश करेंगे। 3 देश कौन कौन? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। 2026 का इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ है आपका? कतर में। 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर में। और 2026 के 3 देश मेजबानी करेंगे। 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप की 3 देश मेजबानी करेंगे, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। लेकिन हमें 2022 वाला याद रखना है, कहाँ है? कतर। अगला है, तो बाफिन द्वीप कहाँ है? कनाडा में। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के तहत है? प्रेस की स्वतंत्रता मतलब होता अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19। ऑप्शन था अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता बोला जाए, या अभिव्यक्ति की आजादी, या बोलने की आजादी कहाँ है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 45 में 6 से 14 साल के बालकों के लिए निःशुल्क, ये कल के क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 45 निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, और अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि प्रेस की स्वतंत्रता में भारत का स्थान कौन सा है? प्रेस की स्वतंत्रता में भारत का स्थान है 180 देशों में 150वां। 150वां याद रखिए, ये भी क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? ऑप्शन है गोवा, तेलंगाना, सिक्किम, उत्तराखंड। लोकसभा सीट सबसे कम किसमें है?
तो इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम में केवल एक लोकसभा सीट है। सिक्किम में केवल क्या है? सिक्किम में केवल एक लोकसभा सीट है। सिक्किम में सब केवल एक है। इसके अलावा देखा जाए गोवा में 2 है, तेलंगाना में 17 है लोकसभा सीटें, सिक्किम में 1 बता ही दिया है, और उत्तराखंड में है 7। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीटें? 7 पूछा गया है। सबसे कम किसमें है? गोवा और सिक्किम में डाउट रहा था कुछ बच्चों को। गोवा में 2 सीटें हैं, सिक्किम में 1। तो इसका आंसर है 1। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। और भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जमीनी स्तर का राज्य सबसे कम किसमें है? गोवा में। भारत में छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। आंसर इसमें टिक करना है। गोवा में 2 सीट है लोकसभा की, सिक्किम में है 1, तेलंगाना में 17 और उत्तराखंड में 7। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। ध्यान दीजिए इसे पूरा ध्यान से थोड़ा पढ़ना है। 2 से 3 बार वीडियो जरूर देख लीजिए और बहुत ध्यान से पेपर करना है। और ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं। 20 क्वेश्चन होंगे ग्राफ वाले ही, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है। काफी कुछ मैंने बताया भी है, तो वो भी वीडियो जितना ये 10 से 12 दिन में हो पाया उतना मैंने बताने की कोशिश की है। कुछ कमी रही है तो वो भी मैं धीरे धीरे सुधार करूंगा। तो याद रखिए जो भी पेपर डिस्कस किया है, 15 से 16 क्वेश्चन जो बताए हैं कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपाधियां किसने किसको दी, ये 1 से 2 बार वीडियो देखना है, सब सुनना है। सुनने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, वीडियो को रोकिए, सुनिए और नोट करिए। ये क्रम ज्यादा बढ़िया है। अब लिखने का टाइम नहीं है तो 3 से 4 बार वीडियो को देख लें, यही काफी है। तो इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया था, G20 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। G20 2023 की मेजबानी करेगा भारत। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। और SCO शंघाई सहयोग संगठन की 2023 की बैठक कौन करेगा? भारत। ये भी बैठक करेगा आपका भारत। तो याद रखिए, नीति निर्देशक तत्व किसमें है? संविधान में 36 से 51 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है। अनुच्छेद 45 में बालकों के लिए निःशुल्क सुविधा है। अनुच्छेद 19 में अभी क्वेश्चन आया था, प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में। और उपाधियां फिर याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने बोला? महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने को नेताजी किसने बोला? एडोल्फ हिटलर ने। क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सीक्वेंस से। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने बोला? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा किसने बोला? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट जो कि भारत की एनी बेसेंट जो कि पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं, एनी बेसेंट। इन्होंने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा बोला। चूंकि याद रखिए, और एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग भी बनाई थी 1916 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन आ सकता है। होम रूल आंदोलन से संबंधित कौन कौन है? एनी बेसेंट और तिलक। तिलक की दोनों पत्रिकाएं याद रखिए। तिलक की दोनों पत्रिकाएं याद रखिए, केसरी और मराठा। अगर आ जाए केसरी और मराठा अखबार किसने निकाला था? तिलक। पत्रकार रहते हुए सबसे पहले जेल कौन गए थे? तिलक। पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? वैसे देखा जाए दयानंद सरस्वती जी का मैंने बताया था, लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो तिलक जी ने। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लेकिन अगर आ जाए पूर्ण स्वराज का प्रयोग किसने किया था? नेहरू जी ने। कहां किया था? 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं कल के लिए। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाई कल के पेपर के लिए। आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर अच्छा हो। बहुत ध्यान से पेपर करिए। बार ग्राफ बहुत बड़ा होता है, 20 क्वेश्चन उसमें आएंगे। परसेंटेज बहुत ध्यान से करिए। परसेंटेज की ट्रिक बहुत ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, बुक्स में दी है कैसे करना है। सा और का लिखा होता है, सबसे पहले वो आता है।
वृद्धि प्रतिशत कितना है या वृद्धि सब लिखा नहीं, ये सब बार ग्राफ में भी हम लोग को देखना है। बार ग्राफ तो डिस्कस नहीं किया है, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। अब एग्जाम तो कल परसों को नहीं है, इतनी जल्दी संभव ये नहीं है, लेकिन जितना जीएस से संबंधी और करंट अफेयर संबंधी कंटेंट बताया है वो भी पढ़ लेना है। ओलंपिक खेल 2026 में कहाँ होंगे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 2026 एशियन गेम कहाँ होंगे? एशियन गेम जापान की राजधानी टोक्यो में, सॉरी जापान की राजधानी टोक्यो में 2000 याद रखिए। उसके अगले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? वो होंगे ऑस्ट्रेलिया में। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए? 2022 में इंग्लैंड में। और 2026 वाले क्योंकि 4-4 साल के गैप में होते हैं, वो होंगे ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में। तो याद रखिए ये सब क्वेश्चन। एशियन गेम 2026 कहाँ होंगे? 2022 वाले चीन में हुए नहीं कोविड के कारण, ये सब। और कोविड कहां से उठा था? ये चीन के वुहान से। 17 नवंबर 2019 को पहला केस आया था, चीन के वुहान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद।